यूएफसी ने 283 की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवा के इस कार्ड की हाइप बनने ही नहीं दी। बट कोई बात नहीं, हम मूव ऑन करते हैं यूएफसी 283 प्रेडिक्शंस पर। तो डायरेक्टली इस प्रेडिक्शन वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेन इवेंट फाइट से। ये मेन इवेंट फाइट होने वाली है ग्लोवर टेशेरा वर्सेस जमाल हिल फॉर द वेकेंट लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट। राइट ऑफ द बैट जो क्लियरली मेन डिफरेंस दिखता है इन दोनों फाइटर्स में वो है एज का। ग्लोवर टेशेरा इज 43 इयर्स ओल्ड। इस एज में टॉप लेवल में फाइट करना मेरी समझ से तो बाहर है। दूसरी तरफ जमाल हिल की एज 31 इयर्स की है, यानी कि जमाल हिल अपनी प्राइम में है। जमाल हिल के पास वो वन पंच नॉकआउट वाली इंसेन पावर है, तो अगर ग्लोवर टेशेरा इस फाइट में केयरफुल नहीं हुआ तो वो नॉकआउट भी हो सकता है। जमाल हिल हाइपर एग्रेसिव फाइटर नहीं है, पर वो लाइक करता है अपने ओपोनेंट पर कांस्टेंट प्रेशर डालना, और ये कांस्टेंट प्रेशर आता है उसके जैब्स और फेक पंचेस से। जमाल हिल का फाइटिंग स्टाइल ऐसा है कि वो बहुत कम पंच कॉम्बिनेशन थ्रो करता है। मैक्सिमम उसके शॉट्स 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस या फिर सिंगल पंच शॉट होते हैं, पर यही स्टाइल जमाल हिल की फाइटिंग को सूट भी करता है। जमाल हिल के लेस पावर शॉट्स भी सिंगल शॉट होते हैं और उसके नॉकआउट पंचेस भी सिंगल शॉट ही होते हैं, जिसकी वजह से जमाल हिल पर कई बार उसके ओपोनेंट्स ने बिना डिफेंस किए अटैक करने के लिए जंप इन किया है और बुरी तरह से नॉकआउट हुए हैं। इसके रीसेंट एग्जांपल्स हैं जिमी क्रूड और जॉनी वॉकर। तो अगर ग्लोवर टेशेरा एग्जैक्ट सेम वाइल्ड फाइट करता है जैसे उसने जीरी प्रोहास्का के साथ की थी, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि जमाल हिल ग्लोवर टेशेरा को नॉकआउट कर दे। पर लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, जमाल हिल का टेक डाउन डिफेंस एवरेज है। मे बी वो फर्स्ट राउंड में ग्लोवर टेशेरा के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाए, पर इवेंचुअली ग्लोवर टेशेरा जमाल हिल को टेक डाउन कर लेगा। ग्लोवर टेशेरा ने रिसेंट ईयर्स में काफी एडजस्ट किया है अपने फाइटिंग स्टाइल को और धीरे धीरे स्ट्राइकर से ग्रैपलर बन गया है। अब इससे बड़ी चीज जो जमाल हिल के फेवर में नहीं है वो है ये शॉर्ट नोटिस फाइट। अगर आपको याद होगा, ग्लोवर टेशेरा ट्रेन कर रहा था जीरी प्रोहास्का के रीमैच फाइट के लिए जो होना था दिसंबर 11 यूएफसी 282 में, पर जीरी प्रोहास्का इंजर्ड हो गया था, जिसकी वजह से इस फाइट को कैंसिल करना पड़ा। पर इसके एक हफ्ते बाद ही ये अनाउंसमेंट हुई कि ग्लोवर टेशेरा अब जाके फाइट करेगा यूएफसी 283 में। इसका मतलब ये है कि ग्लोवर टेशेरा बिना ब्रेक के अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर से ट्रेन कर रहा एक स्ट्राइकर से फाइट करने के लिए। पर दूसरी तरफ जमाल हिल ने ये फाइट शॉर्ट नोटिस में ली है। जमाल हिल की फाइट बुक हुई थी एंथनी स्मिथ के साथ और ऊपर से ये फाइट होनी थी मार्च के यूएफसी फाइट नाइट में। ऑल्सो एंथनी स्मिथ एक स्ट्राइकर था, यानी कि जमाल हिल के पास सिर्फ 6 हफ्ते थे एक ग्रैपलर से फाइट करने के लिए, जो टू बी ऑनेस्ट जमाल हिल के ग्रैपलिंग स्किल्स को देखकर काफी कम है। Therefore, I think ग्लोवर टेशेरा इस फाइट को जीतने वाला है और मोस्टली ये विन होगी बाय डिसीजन। आई थिंक जमाल हिल के पास सिर्फ फर्स्ट या सेकंड राउंड की अपॉर्चुनिटी है जिसमें वो ग्लोवर टेशेरा को नॉकआउट कर सकता है। अब बात करते हैं यूएफसी 283 की को मेन इवेंट फाइट के बारे में। ये फाइट होने वाली है फ्लाईवेट चैंपियन डेविसन फिगरेडो वर्सेस इंटरम फ्लाईवेट चैंपियन ब्रैंडन मोरेनो के बीच। इस राइवलरी की ये 4th फाइट होगी, पर स्टिल फैंस काफी इंटरेस्टेड हैं इस फाइट को देखने के लिए। पर होपफुली ये 4th फाइट इस राइवलरी को एंड कर देगी। फाइट की बात करें तो गॉड ऑफ वॉर डेविसन फिगरेडो अब 35 इयर्स का है। फ्लाईवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग ये एक ओल्ड एज है, जिसकी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो क्या डेविसन फिगरेडो गैस आउट होगा कि नहीं। ब्रैंडन मोरेनो का फुटवर्क के साथ जैब थ्रो करना या फिर उसकी जैब एंड क्रॉस पंच थ्रो करने की एबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है, पर लास्ट फाइट में डेविसन फिगरेडो ने इस कॉम्बिनेशन को फिगर आउट कर लिया था और इसको काउंटर करने के लिए डेविसन फिगरेडो ने स्टार्ट कर दिया था लेग किक्स को थ्रो करना। तभी अगर आप इन दोनों की लास्ट फाइट देखोगे तो ब्रैंडन मोरेनो ने अपने पंचेस को काफी ज्यादा होल्ड बैक किया था एज कंपेयर टू उसकी पहली 2 फाइट्स। क्लियरली इस फाइट में पावर की एडवांटेज डेविसन फिगरेडो के पास है। डेविसन फिगरेडो का जैब और उसका राइट स्ट्रेट पंच सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसी पंच से ब्रैंडन मोरेनो नॉकडाउन भी हुआ था। दोनों ही फाइटर्स के लिए उनके जैब्स काफी इंपॉर्टेंट है, पर इधर भी हमें क्लियर डिफरेंस देखने को मिलता है पावर में। ब्रैंडन मोरेनो का जैब एक नॉर्मल जैब की तरह होता है, वेयर एज डेविसन फिगरेडो का जैब एक स्ट्रेट पंच की तरह होता है। पर अगर डेविसन के पास पावर एडवांटेज है तो मोरेनो के पास स्पीड की एडवांटेज है। मोरेनो के जैब और क्रॉस कॉम्बिनेशन ने पहले भी डेविसन फिगरेडो को मुश्किल में डाला है। डेविसन फिगरेडो की ये आदत रही है कि वो डिफेंस में पंचेस को हाथों से ब्लॉक करने की जगह अपने हेड मूवमेंट से पंचेस को डॉज करता है, जो इस फ्लाईवेट डिवीजन में और 35 इयर्स की एज में काफी डेंजरस भी हो सकता है। ऑल्सो डेविसन फिगरेडो पूरे 1 साल के ले ऑफ के बाद फाइट करने वाला है, तो ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उसके रिफ्लेक्सेस कितने शार्प हैं। आई थिंक इस फाइट को डेविसन फिगरेडो जीत सकता है अगर वो ब्रैंडन मोरेनो को पंच कॉम्बिनेशन थ्रो करने ना दे, और ये तभी पॉसिबल है
कि अगर वो लास्ट फाइट की तरह लेग किक्स को थ्रो करे। ऑल्सो डेविसन फिगरेडो ज्यादा पावरफुल फाइटर है, इसलिए उसे ट्राई करनी चाहिए रेसलिंग यूज करने की। पर अल्टीमेटली इस को मेन इवेंट में मेरी पिक है ब्रैंडन मोरेनो टू विन। पता नहीं क्यों एक क्रेजी फील आ रही है कि इस बार ब्रैंडन मोरेनो डेविसन फिगरेडो को टेक्निकल नॉकआउट करने वाला है। फाइटर्स के स्किल्स के साथ मुझे काफी मजा आता है पूरे फाइट वीक को एनालाइज करने में, और जितना मैंने देखा है इस बार ब्रैंडन मोरेनो काफी लॉक्ड इन लग रहा है। दूसरी तरफ डेविसन फिगरेडो ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है कि इस फाइट के बाद वो शायद से बैंटवेट डिवीजन में मूव करेगा। ऑब्वियसली डेविसन फिगरेडो के अंदर बैंटवेट डिवीजन में जाने के थॉट्स इसलिए चल रहे क्योंकि फ्लाईवेट डिवीजन का हर एक वेट कट उसके लिए ब्रूटल रहता है। ये वेट कट 100% इंटरफेयर करता है डेविसन फिगरेडो की फाइट परफॉर्मेंस पर। अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्रैंडन मोरेनो की स्पीड को मैच कर पाएगा, और अगर वो इस बार हर्ट होता है तो आई थिंक उसकी चिन इस बार रिकवर नहीं कर पाएगी। Therefore, ब्रैंडन मोरेनो टू विन, और मेरी ओपिनियन में ही विंस बाय टेक्निकल नॉकआउट। अब इन शॉर्ट बात करते हैं बाकी रिमेनिंग फाइट्स पर। इस कार्ड की थर्ड फाइट है गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस नील मैग्नी। क्लियरली दोनों फाइटर्स में जो बिग स्किल गैप देखने को मिलता है वो है रेसलिंग एंड ग्रैपलिंग। नील मैग्नी की सबसे बड़ी वीकनेस है ग्राउंड गेम, पर दूसरी तरफ यही चीज गिलबर्ट बर्न्स का मेन वेपन है। इस फाइट में नील मैग्नी के पास हाइट एंड रीच एडवांटेज तो है, पर मुझे नहीं लगता वो प्रॉब्लम करेगा गिलबर्ट बर्न्स को। गिलबर्ट बर्न्स हमेशा से इस डिवीजन का एक शॉर्टर फाइटर था, पर वो अपने कांस्टेंट प्रेशर को यूज करता है अपने ओपोनेंट की रीच को खत्म करने के लिए। रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें हमजा चिमाएव नील मैग्नी को ग्राउंड में डोमिनेट कर रहा था, और इस फाइट में भी मुझे यही लगता है कि गिलबर्ट बर्न्स नील मैग्नी को डोमिनेट करने वाला है। आई डोंट थिंक सो नील मैग्नी गिलबर्ट बर्न्स के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा। देयरफॉर मेरी पिक है गिलबर्ट बर्न्स टू विन बाय सबमिशन। फीमेल की फाइट्स मैं सच बोलूं तो सिर्फ टाइटल फाइट्स देखता हूं, इसलिए लॉरेन और जेसिका की फाइट को स्किप करके बात करते हैं पॉल क्रेग वर्सेस जॉनी वॉकर के बारे में। इस फाइट की प्रिडिक्शन देना हल्का सा ट्रिकी है क्योंकि पॉल क्रेग की स्टैंड अप फाइटिंग काफी एवरेज है, पर उसकी ग्राउंड गेम दी बेस्ट है पूरे लाइट हेवीवेट डिवीजन में। पॉल क्रेग ने जमाल हिल और मैगोमेड अंकलाव जैसे फाइटर्स को ग्राउंड में हराया है, तो डेफिनेटली अगर जॉनी वॉकर केयरफुल नहीं रहता है तो पॉल क्रेग विल सबमिट हिम। पर ओवरऑल पॉल क्रेग के लिए जॉनी वॉकर को हराना काफी मुश्किल है, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जॉनी वॉकर 6 फुट 6 इंचेस का एक ह्यूज लाइट हेवीवेट फाइटर है, और इसके साथ जॉनी वॉकर का मैडमैन की तरह फाइट करना भी काफी मुश्किल होगा पॉल क्रेग के लिए हैंडल करना। जो मेन वीकनेस जॉनी वॉकर की है वो है उसकी ग्लास चिन, पर इस फाइट में जॉनी वॉकर को ये टेंशन नहीं होगी क्योंकि पॉल क्रेग की स्ट्राइकिंग इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है कि जॉनी वॉकर को वो नॉकआउट कर दे। तो अल्टीमेटली इस फाइट में मेरी पिक है जॉनी वॉकर टू विन बाय नॉकआउट। तो ये थी मेरी UFC 283 की मेन कार्ड की प्रिडिक्शंस, पर आप लोगों की क्या पिक्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।